Hello everyone, I'm Surbhi Reheja and welcome back to the channel. So 75 most probable concept series में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट 34 विच इज़ रिस्ट्रिक्शन मैपिंग. सो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग आपकी टेक्निक्स यूनिट का टॉपिक है. टेक्निक यूनिट में हम आरडीटी करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके ही हम एक मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं. इसी को बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग. इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पार्ट सी से क्वेश्चन यहाँ से आता है. सो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जितने भी हमारी वीडियोस रहने वाली हैं इन सब की पीडीएफ नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइडेड रहेंगे. और इसी के साथ हमारी जो भी यहाँ पे CSR नेट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट वीडियोस हैं वो सब आपको मिलेगी हमारे चैनल CSR नेट लाइफ साइंस बंसल एकेडमी पर. सो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी आपका PSC नोटिफिकेशन है या फिर एग्ज़ाम के बारे में है सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी. और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो विच इज़ टेक ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगी. और इस ऐप पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज विद लाइव स्कोर, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रिस्ट्रिक्शन मैपिंग. सो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग को अगर हम सिंपल सा देखें या फिर इसकी सिंपल एक डेफिनेशन यहाँ पे देखी जाए रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की, तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग हमारे पास एक मेथड होता है. इट इज़ अ मेथड यूज टू मैप एन अननोन सेगमेंट ऑफ DNA by breaking it into pieces and then identify the location of breakpoints. तो सिंपल से देखो यहाँ पे करते क्या रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में, यहाँ पे मैप क्रिएट करते हैं बेसिकली. ठीक है, हमारे पास जैसे कोई अननोन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, उस अननोन सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम डिफरेंट पीसेस में ब्रेक करते हैं. फिर ब्रेक करने के बाद फिर जहाँ पर ब्रेक होता है उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो सिंपल से देखो अब ये जो मैपिंग यहाँ पर होगा, इस मैपिंग में एक तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का. ठीक है, इस मैपिंग में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टू क्लीव द डीएनए इनटू डिफरेंट पीसेस. ठीक है, या फिर डीएनए को यहाँ पर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है, आप लोगों ने आरडीटी के बेसिक्स में पढ़ा होगा. डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, जैसे टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ यहाँ पे ऐसे होता है जो स्टिकी एंड्स को कट करते हैं, स्टिकी एंड्स को बेसिकली फॉर्म करते हैं. जब कट करने के बाद स्टिकी एंड्स वहाँ पर बनते हैं. या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे होता है जो ब्लंट एंड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, अब एक तो देखो यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करते हैं. सेकेंड, यहाँ पर और यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पे फ्रेगमेंट था, फ्रेगमेंट्स में कट करने के बाद इलेक्ट्रोफोर्सेस करेंगे. इलेक्ट्रोफोर्सेस में यहाँ पर जो डिफरेंट साइजेस के जो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगी. सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज. ठीक है, और फिर यहाँ पे हम जो भी डिफरेंट साइज के जो बैंड्स होते हैं उन्हें फिर हम आपस में उन्हें आपस में फिर हम लिंक करके यहाँ पर एक मैप को कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे देखो कैसे किया जाता है, अगर हम बहुत सिंपल से लैंग्वेज में यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर आपका डीएनए होगा, इससे हाँ जैसे यहाँ पर आपका ये डीएनए है. ठीक है, अब डीएनए में जैसे यहाँ पर क्या आपने इसको यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन साइड प्रेजेंट है. ठीक है, ये दो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइड प्रेजेंट है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन साइड पर क्लीव करता है. ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइड प्रेजेंट है, यहाँ पर अब एंजाइम से ट्रीटमेंट कर दी और ये एंजाइम से ट्रीट करने के बाद यहाँ पर ये डीएनए स्ट्रैंड क्लीव होने के बाद यहाँ पर क्या बने, ये 3 फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बने. ठीक है, यहाँ पर क्या मिले, ये 3 फ्रेगमेंट्स मिले. फिर इन 3 फ्रेगमेंट्स की मतलब क्लीव करने के बाद इलेक्ट्रोफोर्सिस करोगे तो आपका जो बैंड पैटर्न होगा वहाँ पे 3 डीएनए मिलेंगे, 3 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. और इन तीनों फ्रेगमेंट्स का यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ साइज यहाँ पर होगा. और फिर आप साइजेस से यहाँ पर कंपेयर करके ये बता देते हैं कि वो जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कितने बेस पर अभी वो साइट प्रेजेंट होगी. अभी हम जैसे जैसे आगे करते जाएंगे आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई होता जाएगा कि ये चीज़ कैसे यहाँ पर की जाती है. जस्ट मैंने अभी आपको एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर दिया है कि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस दोनों का यहाँ पर यूज़ करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, अननोन डीएनए का मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, अब उससे पहले भी यहाँ पर हम समझते हैं जब हम यहाँ पर डीएनए की बात करते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे डीएनए यहाँ पर देखें तो 2 टाइप का डीएनए हमारे पास होगा. एक यहाँ पर क्या होगा,
सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लीनियर डीएनए, ठीक है, वन इज सर्कुलर एंड अनदर इज लीनियर डीएनए। अब ये एक सर्कुलर डीएनए है और ये एक लीनियर डीएनए। अब क्या किया, अब ये जो यहाँ पे सर्कुलर डीएनए है, अब इस सर्कुलर डीएनए में यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, लीनियर डीएनए में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। अब क्या किया, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए को ट्रीट किया विद दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहाँ पर भी सेम जो लीनियर डीएनए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव किया। अब देखो जैसे यहाँ पर क्लीव करेंगे, अब क्लीव होने के बाद अब देखो जो सर्कुलर डीएनए है ये क्या करेगा, ये ऐसे लीनियर फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि सिंगल कट यहाँ पर होगा, तो ये कट लगने के बाद ये डीएनए क्या हो जाएगा, लीनियर यहाँ पर हो जाएगा। अब ऐसे जो लीनियर डीएनए यहाँ से कट होगा तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, दो फ्रेगमेंट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो एक चीज़ यहाँ पर ये समझनी है कि जब हम डीएनए को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे मैपिंग यहाँ पर करते हैं, तो हमारा डीएनए यहाँ पे कैसा है, सर्कुलर डीएनए है या फिर लीनियर डीएनए। सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर अगर हम सर्कुलर डीएनए की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होगा नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इक्वल्स टू यहाँ पर होता है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। और यही अगर हम लीनियर डीएनए में बात करें तो लीनियर डीएनए में हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। अब एक चीज देखो, यहाँ पर साइट कितने हैं, साइट यहाँ पर है 1, लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंट्स कितने बन रहे हैं 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट होगी प्लस में एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या बनेगा, फ्रेगमेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ये करनी है कि सर्कुलर डीएनए है या फिर लीनियर डीएनए। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, सर्कुलर डीएनए जब भी होगा तो वहाँ पर क्या होता है, जितने रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट या फिर जितने रिस्ट्रिक्शन साइट होती है उतने ही रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बनते हैं। बट जब हम लीनियर डीएनए की बात करते हैं तो वहाँ पर जितने रिस्ट्रिक्शन साइट हो तो उससे एक एक्स्ट्रा वहाँ पर क्या बनता है, फ्रेगमेंट बनता है, ठीक है। तो एक तो पहले ये आइडेंटिफिकेशन करनी है कि जैसे सर्कुलर डीएनए में यहाँ पर हमारा सिंगल बैंड हमें मिलेगा जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे, बट यही अगर लीनियर डीएनए होगा जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव करेंगे तो यहाँ पे दो हमें बैंड्स मिलेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर अब अगर हम इसको यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज को मेंशन करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर भी सर्कुलर डीएनए है, ये 3 kb का था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक 3 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा क्योंकि लीनियर हो जाएगा। अब ऐसे ये जो लीनियर डीएनए था ये भी यहाँ पर कैसा है, 3 kb का है, बट जब यहाँ पे डाइजेशन हुई, डाइजेशन होने के बाद हमें जो बैंड मिला, एक यहाँ पे हमें 2 kb का बैंड मिला और एक बैंड हमें यहाँ पे कितने का मिला, 1 kb का, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रोफोर्सिस करते हैं आफ्टर डाइजेशन, इलेक्ट्रोफोर्सिस में हमें बैंड्स मिलता है, बैंड्स हमें मॉलिक्यूलर साइज के यहाँ पर हमें मिलते हैं और इन्हीं बैंड्स को फिर हम फर्दर यहाँ पे स्टडी करके हम क्या करते हैं, एक मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अभी आपको इतना समझना है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का मतलब क्या है, अननोन डीएनए की मैपिंग करना बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। लीनियर डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए क्या ध्यान रखना है, सर्कुलर डीएनए में नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, लीनियर डीएनए में नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट प्लस 1, ठीक है। अब इसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग को और या फिर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना फॉर द डाइजेशन। अब जब हम डाइजेशन यहाँ पर करते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का, अब जनरली ऐसा होता है ना, जब आप एग्जाम में भी क्वेश्चन देखोगे इसके तो आपको ना कुछ टर्म्स देखने को मिलेगी, एक जैसे यहाँ पर आ जाता है, मतलब मेंशन होता है सिंगल डाइजेशन, ठीक है, मेंशन होता है सिंगल डाइजेशन और मेंशन होता है डबल डाइजेशन, ठीक है, सिंगल डाइजेशन और डबल डाइजेशन। अब देखो सिंगल डाइजेशन और डबल डाइजेशन का मतलब क्या है। अब देखो जो सिंगल डाइजेशन यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका तो मतलब यहाँ पर है जब आप ओनली 1 एंजाइम से ट्रीट करते हो एट अ टाइम तो उसको बोला जाता है सिंगल डाइजेशन। और डबल डाइजेशन का मतलब होता है जब आप 2 एंजाइम्स को यूज करते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, 2 एंजाइम्स लिए, दोनों एंजाइम से यहाँ पर क्या कर दिया, डीएनए को ट्रीट कर दिया, ठीक है, और दोनों एंजाइम से साइमल्टेनियसली क्लीवेज करवाई तो वो होता है डबल डाइजेशन।
सिंगल डाइजेशन, डबल डाइजेशन। जैसे ये एक सर्कुलर डीएनए, अब जैसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है इको R1, अब इसको यहाँ पे जैसे यहाँ पर किया, ये जो डीएनए था इसको यहाँ पे सिंगल डाइजेशन की, सिंगल डाइजेशन विथ इको R1, ठीक है, इको R1, ठीक है। अब इको R1 से एक सिंगल एंजाइम से ट्रीट किया तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सिंगल डाइजेशन। चलो हम इसी को और यहाँ पर समझ लेते हैं। अभी यहाँ पर एक यहाँ पे इको R1 साइड प्रेजेंट है, एक यहाँ पर ही एक और साइड प्रेजेंट है SAL1 साइड, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइड प्रेजेंट है। अब क्या किया यहाँ पे, सिंगल डाइजेशन इको R1 से की। अब टोटल जो साइज यहाँ पे था इसका यहाँ पर है 3 kb, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे सिंगल डाइजेशन की, ठीक है, सिंगल डाइजेशन यहाँ पर की है, सिंगल डाइजेशन विथ SAL1, ठीक है, सिंगल डाइजेशन विथ SAL1। तो जैसे अगर इको R1 से भी सिंगल डाइजेशन होगी तब भी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 kb का बैंड मिलेगा। SAL1 से करोगे तब भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 kb बैंड। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर कर दिया डबल डाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, डबल डाइजेशन विथ, अब यहाँ पे डबल डाइजेशन में इको R1 प्लस यहाँ पर क्या किया, SAL1। अब जब डबल डाइजेशन की मतलब यहाँ से क्लिप किया, यहाँ से क्लिप किया, अब यहाँ पे क्या मिलेंगे, एक फ्रेगमेंट आपको ये मिलेगा और एक फ्रेगमेंट आपको ये मिलेगा, तो 2 फ्रेगमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। अब 2 फ्रेगमेंट्स लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपको एक फ्रेगमेंट मिला है 0.5 kb, ठीक है, और एक जो फ्रेगमेंट यहाँ पे मिला है वो मिला है 2.5 kb, ठीक है, 0.5 kb एंड 2.5 kb। तो ये चीज़ होता है सिंगल डाइजेशन एंड डबल डाइजेशन का मीनिंग, कि सिंगल डाइजेशन मतलब जब आप एक एंजाइम, डबल डाइजेशन मतलब 2 साइमल्टेनियसली एंजाइम का यूज़ करते हो। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं या फिर कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है मैप यहाँ पे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि जैसे आपको, जैसे अभी तो हमें सब कुछ मतलब स्पेसिफाई था, मेंशन था कि सिंगल डाइजेशन है, डबल डाइजेशन है, ये सब स्पेसिफाई था। अब जैसे देखो एग्जाम में क्या मेंशन हो सकता है, अब हो सकता है कि ये डायग्राम मेंशन ना हो, ठीक है, ये जो है ये डायग्राम हमने ये एक्चुअल में ये मैप ही है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया। अब आपको एग्जाम में इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी गिवन है कि एक डीएनए है। अब एक डीएनए को आप क्या करते हो, जब सिंगल डाइजेशन यहाँ पर करते हो तो सिंगल डाइजेशन में आपको क्या मिलता है, सिंगल डाइजेशन करते हो इको R1 के साथ तो आपको 3 kb का बैंड मिलता है। ऐसे SAL1 के साथ सिंगल डाइजेशन करते हो तो आपको फिर से 3 kb का बैंड मिलता है। बट जब आप डबल डाइजेशन करते हो तो यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे आपको 2.5 kb का बैंड मिलता है। तो अब आपने इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, ठीक है। अब सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो, कोई अननोन डीएनए था, हमें नहीं पता अननोन डीएनए का कहाँ पे मतलब क्या साइज है, कहाँ पे क्या है, हमें अननोन डीएनए को यहाँ पर मैप करना है। तो हमने क्या किया, पहले उसको इको R1 से ट्रीट किया, फिर हमने यहाँ पे SAL1 से ट्रीट किया। इको R1 से ट्रीट किया तो हमें सिंगल बैंड यहाँ पे मिला 3 kb, SAL1 से ट्रीट किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, सिंगल बैंड मिला 3 kb। बट जब दोनों एंजाइम को साइमल्टेनियसली ऐड किया तब हमें वहाँ पे 2 बैंड्स वहाँ पे मिले, वो क्या थे, 0.5 एंड यहाँ पे 2.5 kb। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से एक तो चीज़ आपको ये क्लियर होगी कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, तो मतलब ये सर्कुलर डीएनए है, तो आपने क्या किया, सर्कुलर डीएनए यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब सर्कुलर डीएनए में जैसे एक यहाँ पे क्या है, इको R1 है, तो आपने मेंशन कर दिया इको R1, डाइजेस्ट किया, एक 3 kb का बैंड है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, SAL1 मेंशन किया, ठीक है, SAL1 भी यहाँ पे सिंगल डाइजेशन करोगे, 3 kb का बैंड है। अब दोनों जो साइट है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 kb, ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ से भी हम देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, ये 2.5 kb। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रीट करेंगे तो मतलब ये दोनों कुछ नियरली कुछ ऐसे पास पास लोकेटेड हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 0.5 kb आ रहा है, और दूसरी तरफ से यहाँ पर देखें तो 2.5 kb। तो मतलब एक इको R1 की साइट है, एक SAL1 की साइट है, इको R1 और SAL1 में एक 0.5 kb का फ्रेगमेंट यहाँ पर आता है और एक 2.5 kb का। तो आपने एक रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मैप कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में सिंपल सा रिस्ट्रिक्शन साइट्स की लोकेशन यहाँ पे बताता है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स की मैपिंग यहाँ पे करते हैं कि किस लोकेशन पर क्या होता है, कहाँ पे साइट्स प्रेजेंट है। तो जैसे एक यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन के यहाँ पर आ सकता है, इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मैप ड्रॉ करना होगा। सेकेंड चीज जो यहाँ पर आ सकती है, सेकेंड यहाँ पर ये होगा कि आपको ये हो सकता है कि ये डायग्राम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये डायग्राम मेंशन करके, और यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ बैंड्स मेंशन करते, जैसे देखो, जैसे एक तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड देखो, सेकंड वेरिएबल, एक तो यहाँ पे ये हुआ, सेकंड देखना कैसे यहाँ पर और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अब जैसे
एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, मेंशन कर दिया, हो सकता है डायग्राम दे, हो सकता है डायग्राम ना भी दे, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ पे ये सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया कि यहाँ पे अब 3 साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे हाइंड थर्ड साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, एक यहाँ पे साल्वन साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे क्या है पीवीयू सेकेंड साइड प्रेजेंट है, ये 3 साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया यहाँ पर, ठीक है, अब ये जो साइट है इनमें अब यहाँ पे वही कि पहले सिंगल डाइजेशन होगी, मतलब हाइंड थर्ड से सिंगल डाइजेशन है, तो यहाँ पर जो बैंड आपको मिल रहा है वो कुछ 3 kb का बैंड मिल रहा है, ठीक है। ऐसे साल्वन से आपने किया ओनली, तो फिर से 3 kb का बैंड मिला, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, पीवीयू सेकेंड से किया, फिर यहाँ पे क्या मिला 3 kb का बैंड यहाँ पे मिला, ठीक है, ये होगा। अब उसके बाद यहाँ पर करेंगे डबल डाइजेशन। अब देखो जो डबल डाइजेशन पॉसिबल है वो कैसे कैसे पॉसिबल है, अब ये चीज़ देखना। अब डबल डाइजेशन जो पॉसिबल है वो है यहाँ पे हिंद थर्ड, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कैसे पॉसिबल है साल्वन, एक ये, ठीक है। एक डबल डाइजेशन जो पॉसिबल है वो कैसे यहाँ पर हो सकता है साल्वन प्लस में यहाँ पर क्या होगा पीवीयू सेकेंड, और जो थर्ड डबल डाइजेशन पॉसिबल है वो यहाँ पे कैसा है, ठीक है, ये हाइंड थर्ड यहाँ पर होगा एंड प्लस में यहाँ पर क्या है ये पीवीयू सेकेंड। तो ये 3 तरीके से डबल डाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा भूल जाओ कि ये यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ। अब आपको क्या दिया है, आपको ये दिया कि जो हाइंड थर्ड और जो यहाँ पे साल्वन है इनके बीच का यहाँ पर जब डबल डाइजेशन यहाँ पे की, डबल डाइजेशन के बाद यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स बने, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अब फ्रेगमेंट्स मेंशन ना करके अब यहाँ पे आपको बैंड पैटर्न मेंशन करके दे देंगे, ठीक है। अब बैंड पैटर्न में देखो कैसे यहाँ पर आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे डबल डाइजेशन जो यहाँ पे की है यहाँ पर है हाइंड थर्ड प्लस में यहाँ पर आ जाएगा साल्वन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा साल्वन प्लस में पीवीयू सेकेंड, और ये जो यहाँ पर होगा इसमें यहाँ पर है हाइंड थर्ड प्लस में पीवीयू सेकेंड, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ये सिंगल डाइजेशन का, क्योंकि सिंगल डाइजेशन में एक ही बैंड मिलने वाला है ना, तो मैं जस्ट एक ही यहाँ पे ये कॉलम यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। सिंगल डाइजेशन के लिए, ठीक है, सिंगल डाइजेशन के लिए आपको बैंड पैटर्न मिला, मतलब यहाँ पर आपको डीएनए स्ट्रैंड मिला, वो यहाँ पर मिला आपको 3 kb, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेंशन किया कि जो यहाँ पर जब यहाँ पे ट्रीटमेंट की विधि हाइंड थर्ड एंड यहाँ पे साल्वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बैंड कैसे मिला, एक तो बैंड आपको जो मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बैंड मिल रहा है 1 kb, ठीक है, और यहाँ पर ये बैंड आपको मिल रहा है 2 kb, ठीक है। फिर उसके बाद जब साल्वन एंड पीवीयू सेकेंड से किया तो एक तो बैंड आपको यहाँ पर मिला 0.5 kb, ठीक है, और एक बैंड आपको मिला ये 2.5 kb, ठीक है, 2.5 kb। अब फिर थर्ड डाइजेशन आपने की किससे, हाइंड थर्ड एंड पीवीयू सेकेंड से, ठीक है, हाइंड थर्ड या फिर किससे किया यहाँ पे पीवीयू सेकेंड। अब यहाँ पर देखो जो आपको बैंड मिले, अब एक तो जो बैंड आपको मिला वो मिला यहाँ पे 1.5 kb, ठीक है, मतलब आपको सिंगल ये मिला 1.5 kb का बैंड मिला, ठीक है। तो अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन से क्या करना है, यहाँ पर आपको मैप कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, मैप कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर आपको साइड्स के डिफरेंट लोकेशन यहाँ पे बतानी है। तो एक तो देखो यहाँ पे अब इन्होंने मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे कौन कौन से कितने केबी किया, आपको बैंड पैटर्न से बताना है, ठीक है। अब बैंड पैटर्न से जैसे यहाँ पर बताया, जैसे साल्वन और यहाँ पे जो हाइंड थर्ड था, साल्वन और हाइंड थर्ड में जब इन दोनों से यहाँ पे क्लीव किया तो यहाँ पे एक 1 kb और यहाँ पर एक बैंड आ रहा है 2 kb का। साल्वन एंड पीवीयू सेकेंड से किया तो यहाँ पे 0.5 kb, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 2.5 kb। और जब यहाँ पर हाइंड थर्ड से यहाँ पर पीवीयू सेकेंड से किया तब यहाँ पर जो बैंड मिला वो 1.5 kb, ठीक है। अब देखो अगर इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देखें, हाइंड थर्ड एंड साल्वन यहाँ पे क्या किया, 2 बैंड यहाँ पे मिल रहा 1 kb एंड 2 kb, तो मतलब ये जो साइज यहाँ पर होगा ये 1 kb होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो फ्रेगमेंट होगा ये 1 kb, और यहाँ से लेके
यहाँ तक ये जो पूरा का पूरा है ये कितने का होगा, 2 KB। तभी यहाँ पे हमें कैसे मिल रहा है, 2 बेंड पैटर्न मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पे क्या मेंशन हो, यहाँ पे सेकंड क्या दिया हुआ, साल्वन एंड पीवीयू सेकंड, जिसमें यहाँ पे एक फ्रेगमेंट मतलब ये तो यहाँ पे कितने का होगा, यहाँ पर ये 0.5 का होगा। अब ये जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट बचा है ये कितने का यहाँ पर हो जाएगा, 2.5। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर है, नेक्स्ट किससे यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट किया है जब हाइंथर्ड एंड पीवीयू सेकंड से। अब जब यहाँ पे क्लीव किया तो यहाँ पर देखो जो एक ये जो यहाँ पे फ्रेगमेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितने का यहाँ पर है, 1.5 का, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है, 1.5 बनेंगे तो 2 फ्रेगमेंट, बट यहाँ पर क्या है, दोनों फ्रेगमेंट सेम साइज के, इसलिए हमें यहाँ पे बैंड कैसा मिलेगा, सिंगल बैंड मिलेगा। तो देखो यहाँ से अब 3 तरीके के क्वेश्चन है जो आपके कवर होता है। एक आपका मैप कंस्ट्रक्ट करना, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से, या फिर आपको ये मैप गिवन हो और आपको जस्ट इतना मेंशन हो कि हाइंथर्ड या फिर जो साल्वन है यहाँ से ट्रीटमेंट के तो कितने कितने फ्रेगमेंट्स के यहाँ पे हमें बैंड्स मिलेंगे, साल्वन और पीवीयू सेकंड से किया तो कितने कितने फ्रेगमेंट्स के यहाँ पे हमें बैंड डीएनए मिलेगा। या फिर ये मेंशन हो सकता है कि ये जेल पैटर्न आपको दे देंगे और इस जेल पैटर्न से आपको बताना है कि अगर ऐसे से क्लीवेज की जाए तो हाइंथर्ड एंड साल्वन से आपको जो बैंड्स है वो कहाँ कहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन जो साइड्स है क्लीव करनी है। क्लीव करने के बाद जस्ट आपको एक बैंड्स का ध्यान रखना है कि जब यहाँ से यहाँ पे क्लीव किया जाएगा तो कितने कितने का डिस्टेंस वहाँ पे बनेगा। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ पर क्या है ना, मैंने आपको एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन तो ये बताया कि जिसमें यहाँ पे डाइजेशन का मतलब समझ में आए और सिंपल सा आपको ये पता है सिंगल डाइजेशन, डबल डाइजेशन, इसका मतलब यहाँ पे कैसा होता है ये आपको पता लगे, ठीक है। अब एक तो ये चीज़, एक टाइप से तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बनता है। सेकंड टाइप देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं और रिस्ट्रिक्शन मैपिंग से कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अब इसमें देखना और यहाँ पर कैसे होगा, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक तो यहाँ पर ये है, दूसरा जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। तो आपको इसके लिए तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे बनाते हैं, हमारा यहाँ पर क्या होता है, एक वेक्टर यहाँ पर होता है, वेक्टर बैकबोन होती है या फिर वेक्टर डीएनए होता है। वेक्टर डीएनए में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट ऐड करते हैं और इंसर्ट भी हम स्पेसिफिक साइज़ का, जैसे 1 KB का इंसर्ट ऐड किया है या फिर हमने क्या किया 2 KB का इंसर्ट ऐड किया। और फिर हमारे यहाँ पे वेक्टर डीएनए होता है, वेक्टर डीएनए जैसे हमारा 3 KB का वेक्टर डीएनए यहाँ पर हुआ। तो जैसे देखो अब लेट्स सपोज कि हमारा 3 KB का वेक्टर डीएनए और हमारा यहाँ पे 2 KB का इंसर्ट है, जब दोनों को यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना, यहाँ पे 5 KB का डीएनए मिला और ये 5 KB का डीएनए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आपको एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना आना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। तो पहला तो हम यहाँ पे अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीखते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे यहाँ पे बनाया जाता है, साइड्स का यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। अब देखो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके लिए जैसे क्या किया, इसके लिए एक दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो इंसर्ट होता है, आपने जनरली आरडीटी में पढ़ा भी होगा, इंसर्ट जब ऐड होता है वेक्टर पर प्रेजेंट होती है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जिसे पोलीलिंकर भी बोला जाता है, ठीक है। वेक्टर पर प्रेजेंट होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट विच इज ऑल्सो नोन एज पोलीलिंकर, ठीक है। पोलीलिंकर जिसे बोला जाता है, तो पोलीलिंकर का मतलब है कि जैसे ये यहाँ पे वेक्टर होगा, इस वेक्टर में मल्टीपल साइट एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट है, मल्टीपल साइट एक ही लोकेशन पर, जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइंथर्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, पीवीयू सेकंड भी प्रेजेंट है, साल्वन भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इको R1 भी प्रेजेंट है, ठीक है, इको R1 भी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, और यहाँ पे PST1 भी प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत सारे मतलब सबसेट जब एक ही लोकेशन पर होते तो उसे पोलीलिंकर बोला जाता है। और इंसर्ट यहाँ पर क्या करते हैं, वो इसे पोलीलिंकर या फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट पर ही इंसर्ट ऐड होता है, ठीक है। और इसी पोलीलिंकर साइट पर प्रेजेंट होती है यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट। यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट होना। यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है कि सिर्फ पूरे डीएनए में वो एक बार ही साइट प्रेजेंट हो, कि जब हम क्लीव करेंगे तो हमारा डीएनए एक ही बार क्लीव हो, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ना बन जाए, क्योंकि मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनेगा तो इंसर्ट के जो एडोरी की लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है कि पूरे डीएनए में सिर्फ वो जो साइट है वो सिर्फ किसे प्रेजेंट हो, वन टाइम प्रेजेंट हो,
ठीक है। ये हम आरडीटी में करते हैं कि सिंपल सा आपको बस इतना एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया जाता है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट का प्रेजेंट होना या फिर पॉलीलिंकर डीएनए का प्रेजेंट होना। सेकेंड चीज़ यहाँ पर पॉलीलिंकर में ही प्रेजेंट होते हैं यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया, एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ, वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर में यहाँ पे ये पॉलीलिंकर डीएनए प्रेजेंट है, मतलब पॉलीलिंकर साइट प्रेजेंट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, जिसमें साइट यहाँ पर है हाइंड थर्ड, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेजेंट है बैम H1 प्रेजेंट है, ठीक है, बैम H1 प्रेजेंट है, और यहाँ पे प्रेजेंट है इको R1, और यहाँ पे प्रेजेंट है SAL1, और यहाँ पे प्रेजेंट है PST1, ठीक है। ये सब साइड प्रेजेंट है। और फिर आपका यहाँ पर ये है इंसर्ट, ठीक है, ये है इंसर्ट। और ये जो इंसर्ट है, इस इंसर्ट को भी आपने क्या किया ना, यहाँ पर क्लीव किया है बैम H1 एंजाइम से। तो बैम H1 एंजाइम से क्लीव करने के बाद जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइड के जो एंड्स हैं वहाँ पे बैम H1 प्रेजेंट है, ठीक है। बैम H1 साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब पूरा डीएनए था, क्योंकि इंसर्ट हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है ना, डिजायर्ड डीएनए एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट का होता है, तो आपने पूरे डीएनए में से इंसर्ट को क्लीव कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे बैम H1 किया। और जनरली वेक्टर और जो हमारा यहाँ पे होस्ट या फिर जो इंसर्ट होता है, इसको जनरली हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं, सो दैट सेम एंड्स और लाइगेशन में इजी हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया कि अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में मतलब जनरली जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बन रहा है, इसमें यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अब ये जो यहाँ पर होगा, मतलब ये क्या किया कि ये जो वेक्टर यहाँ पर होगा, वेक्टर की जो बैम H1 साइट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट में बैम H1 साइट पर यहाँ पर इंसर्ट को ऐड किया। तो मतलब अब ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को भी हम क्या करेंगे, बैम H1 से ट्रीट करेंगे। तो वेक्टर को भी बैम H1 से ट्रीट किया, और हमारा इंसर्ट भी यहाँ पर क्या बैम H1 से हमने यहाँ पे ट्रीट किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम अब बनेगा कैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखना, इसमें क्या होगा, देखो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है। अब देखना चाह रहा वेक्टर जो होगा, वेक्टर को जब आपने क्लीव किया, ठीक है, इधर अभी भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है हाइंड थर्ड, ठीक है। बैम H1 यहाँ पे क्या प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइंड थर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब क्लीव किया, बैम H1 से ये क्लीव हो गया। बैम H1 से क्लीव होने के बाद अब देखो यहाँ पर मिलेगी इको R1, ठीक है, इको R1, ऐसे इसी के साथ यहाँ पर हो जाएगी SAL1, ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर हो जाएगी PST1, क्योंकि बैम H1 से हमने क्लीव कर दिया, तो यहाँ पे हमें बैम H1 के एंड्स मिल जाएंगे, स्टिकी एंड्स यहाँ पे मिलेंगे। अब हमने इसमें यहाँ पर अब हमने क्या ऐड कर दिया, हमारा ये इंसर्ट, क्योंकि अब देखो यहाँ एंड्स पर भी बैम H1 साइड के स्टिकी एंड्स थे, यहाँ पर भी बैम H1 के थे। अब हमने जब स्टिकी यहाँ पे इंसर्ट ऐड किया, इंसर्ट के एंड्स में भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बैम H1 के एंड्स प्रेजेंट है, ये इजिली क्या करेगा, यहाँ पे लाइगेट करेगा। अब इंसर्ट यहाँ पे लाइगेट किया, तो अब देखो इधर की तरफ यहाँ पर बैम H1 साइट आ जाएगी, क्योंकि सिंपल सा देखो बैम H1 साइट में कहाँ पे इंसर्ट के एंड्स प्रेजेंट होंगे, वेक्टर का जो बैम H1 से हमने क्लीव किया वो सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद एंड्स बना, ठीक है। जैसे इंसर्ट ऐड किया तो दोनों तरफ यहाँ पे बैम H1 साइड यहाँ पे पूरी होगी, ठीक है, कंप्लीट होगी। तो अब इंसर्ट के दोनों तरफ, ठीक है, इंसर्ट जो यहाँ पर होगा, इंसर्ट के दोनों तरफ यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा बैम H1। तो अब ये जो पूरी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी, इसमें यहाँ पे क्या होगा, हाइंड थर्ड, बैम H1, फिर इंसर्ट का साइज, फिर बैम H1 साइड, फिर इको R1, SAL1 और PST1। अब ये जो डीएनए होगा, ये हमारा यहाँ पर होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, वेक्टर के बीच में एक साइड पर आप क्लीव करोगे, क्लीव करने के बाद इंसर्ट ऐड करोगे, इंसर्ट ऐड करके बस उतना सा आपको पार्ट सेपरेट कर देना है। बस ध्यान रखना है इंसर्ट के जो एंड्स हैं दोनों तरफ जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइड प्रेजेंट है, वो अब हमें वहाँ पे जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, इंसर्ट के दोनों तरफ वो साइड हमें मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या, इको R1, SAL1 एंड PST1। तो ये यहाँ पर हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब एग्जाम में क्या करता है,
इसी का ही, ठीक है। एग्जाम में क्या करेंगे, इसी के यहाँ पर अब क्या मेंशन कर देंगे, साइज। जैसे अब वेक्टर का साइज अब यहाँ पे देखें 3 KB मेंशन कर दिया, ठीक है। अब इंसर्ट का साइज यहाँ पे कितना 1 KB मेंशन कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 KB यहाँ पे बना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 KB यहाँ पे बना, ठीक है। और इसे में फिर यहाँ पे डाइजेशन कर देंगे, डिफरेंट एंजाइम्स दे देंगे, डिफरेंट एंजाइम्स में यहाँ पे ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पे बैंड्स का पैटर्न यहाँ पे बताना होगा, मैप कंस्ट्रक्ट करना होगा, या फिर हमें फ्रेगमेंट्स का साइज बताना होगा कि कितने कितने फ्रेगमेंट्स के साइज बने, फिर कितने कितने फ्रेगमेंट्स के कितने कितने साइज के फ्रेगमेंट्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग और कुछ नहीं यहाँ पर होता। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाता है, सिंगल डाइजेशन, डबल डाइजेशन। पहले यहाँ पे बस आपको कट करके या तो फ्रेगमेंट्स का नंबर पूछ लेंगे, या फिर आपसे जेल पैटर्न का यहाँ पे पूछ लेंगे, या मैप कंस्ट्रक्ट करके पूछ लेंगे, या फिर यहाँ पर क्या होता है पूछ लेते हैं कि वेक्टर को जब हमने मतलब इंसर्ट को वेक्टर में ऐड किया तब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो वहाँ पर कहाँ पर इंसर्ट होगा, कितना कितना साइज के वहाँ पे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो यही एक्चुअल में हमारी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग होती है। अब इससे रिस्ट्रिक्शन मैपिंग को कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, ठीक है। लास्ट एक दो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करते हैं, इनके थ्रू यहाँ पर हम समझेंगे रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में कैसे यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, तो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। वैसे तो ऑलरेडी यहाँ पे आंसर मेंशन है, बट लेट्स सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया है ना, यहाँ पर देखो ये क्या कि एक ये जो डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में यहाँ पर क्या किया, ये 2 KB इंसर्ट। देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इतना ये जो साइज है, ये यहाँ पे 2 KB इंसर्ट है। सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया बिटवीन 2 BAM-H1 साइड। देखो यहाँ पर एक ही BAM-H1 साइड प्रेजेंट है, एक ही यहाँ पे BAM-H1 साइड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और वेक्टर जो यहाँ पर है, वेक्टर का साइज यहाँ पे कितना है, ये है यहाँ पे 3.8 KB। अब देखो जो यहाँ पर क्या हुआ ना, मतलब इसी डायरेक्शन में यहाँ पर है। अब जो हाइंड थर्ड है, हाइंड थर्ड साइड ऑन द इंसर्ट एंड इको R1 साइड ऑन द वेक्टर इज ऑल्सो इंडिकेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइंड थर्ड साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें जैसे यहाँ पे क्लीव करते हो तो यहाँ पर 1.2 KB का बैंड बनता है, और यहाँ पर बनता है 0.8 KB का। जैसे हाइंड थर्ड से यहाँ पे क्लीवेज होगी तो जो हमारा इंसर्ट है वहाँ पे हाइंड थर्ड साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके अलावा इको R1, ये यहाँ पे इको R1 साइड प्रेजेंट है। अब इको R1 से जब क्लीव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कुछ बैंड मिल रहे हैं, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है 2.9 KB, ठीक है, 2.9 KB का मिल रहा है। और उसके बाद फिर ये जो पूरा का पूरा मतलब ये जो यहाँ पर फ्रेगमेंट मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहा है 0.9 KB, ये जो यहाँ तक है ये वाला, ठीक है, ये 0.9 KB का मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है ये 3.8 KB होगा, वेक्टर यहाँ पे 3.8 KB है, ठीक है। वेक्टर का जो इतना साइज यहाँ पर 2.8 और इतना यहाँ पे कितना, ये 0.9। अगर इंसर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द अपोजिट ओरिएंटेशन। अब देखो रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की एक और एप्लीकेशन कि हमारा जो इंसर्ट है वो राइट ओरिएंटेशन में मतलब ऐड हुआ है या फिर नहीं, अपोजिट ओरिएंटेशन में तो नहीं हुआ। अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी है। अब देखो अपोजिट ओरिएंटेशन कैसे, हम ऑप्शंस को बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पर हम मतलब क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम पहले अपना एक मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैप कंस्ट्रक्ट हम करेंगे जब अगर हमारा इंसर्ट अपोजिट ओरिएंटेशन में होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपोजिट ओरिएंटेशन में होता तो ये यहाँ पर है BAM-H1 इंसर्ट, यहाँ पर ये BAM-H1 है, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब ये आ जाएगी हाइंड थर्ड, ठीक है। हाइंड थर्ड जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखना इसमें यहाँ पर अब जो ये साइज बनेगा ये हो जाएगा, अब ये वाला यहाँ पर होगा 0.8, ये हो जाएगा 1.2 अगर अपोजिट ओरिएंटेशन में हो, क्योंकि राइट ओरिएंटेशन में तो 1.2 यहाँ पर आ रहा था, 0.8 1.2 टोटल ये जो साइज होगा ये कितना आ जाएगा 2 KB। वेक्टर में यहाँ पे प्रेजेंट है इको R1 प्रेजेंट है, ठीक है। अब इको R1 अब जब इको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज होता है 2.9 और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज है वो है यहाँ पे 0.9, ये होगा जब हम अपोजिट ओरिएंटेशन में यहाँ पर क्या करते हैं हमारा इंसर्ट ऐड हो जाता है। अब कुछ यहाँ पे ऑप्शन ये देखने इनकरेक्ट यहाँ पे क्या है, तो अब ये बताना है इफ इंसर्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द अपोजिट ओरिएंटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। डाइजेशन विद इको R1 विल लीनराइज द 5.8 KB प्लाज्मिड DNA, ठीक है। देखो सिंपल सा है 3.8, अब टोटल हम देखें 3.8 प्लस में यहाँ पर क्या बनेगा
ये 2 kb, तो टोटल डीएनए कितना आ जाएगा 5.8। तो ई को R1 से ट्रीट करोगे तो डीएनए यहाँ पर कैसा हो जाएगा 5.8, करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है डाइजेशन विद बैम H1 यील्ड 1 3.8 एंड 1 2.8। बैम H1 से अगर हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बैम H1 से ट्रीट करेंगे तो हमारा एक 3.8, ठीक है, इंसर्ट हमारा अलग हो जाएगा 3.8 और 2 kb अलग, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है अगर डबल डाइजेशन करते हैं विद द ई को R1, ठीक है, अब यहाँ पे डबल डाइजेशन किया है किसके साथ, ई को R1, मतलब ई को R1 यहाँ पर एंड हाइंड थर्ड। अब देखना यहाँ पे फ्रेगमेंट्स कैसे बनेंगे। अब जब ई को R1 एंड हाइंड थर्ड से आप करोगे तो इसमें एक फ्रेगमेंट तो ये वाला मिलेगा ये, ठीक है। अब ये फ्रेगमेंट यहाँ पे मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2.1 kb, ठीक है, 1.9 प्लस 0.9 2.1 kb। और उसके बाद अब ये जो रिमेनिंग होगा ये वाला जो यहाँ पर होगा, अब इस रिमेनिंग में देखो यहाँ पे 2.9 यहाँ तक 2.9 प्लस में यहाँ पे क्या कर तो ये वाला फ्रेगमेंट 0.8 मतलब 0.8, तो ये कितना यहाँ पर हो जाएगा 3.7, ठीक है, तो ये आना चाहिए। अब देखो लेकिन इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कितना माना 1.7 एंड 4.1, तो ऐसा तो नहीं, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स कैसे बनेंगे 2.1 एंड 3.7, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे इनकरेक्ट है। फोर्थ पे मेंशन है 2.1 एंड 3.1, तो ये स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड होगा, ठीक है, बोल्ड से मत जाना, इसका राइट आंसर फोर्थ नहीं है, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट यहाँ पे बताना है, तो इनकरेक्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका थर्ड आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है, क्लियर है। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इजी क्वेश्चंस बनते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये देखना, ठीक है, ये वाला यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्या किया हुआ है कंस्ट्रक्ट यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है, कंस्ट्रक्ट यहाँ पर देखते हैं कैसे है। अब यहाँ पे भी देखो सिंपल सा क्या किया, अब देखो यहाँ पे एक रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है, अटेम्प्टेड टू क्लोन 630 बेस पर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन डाउनस्ट्रीम टू बैक्टीरियल प्रमोटर। ये देखो ये बैक्टीरियल प्रमोटर है। अब ये जो बैक्टीरियल प्रमोटर है इट इज़ 500 बेस पेयर इन लेंथ। अब इसके डाउनस्ट्रीम पर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रिसर्चर क्लोन कर रहा है 630 बेस पर कोडिंग सीक्वेंस, मतलब ये यहाँ पर 630 बेस पर कोडिंग सीक्वेंस है जो यहाँ पे क्लोन करने का ट्राई कर रहा है एक रिसर्चर, ठीक है। अब ये जो जीन सीक्वेंस है वो आइसोलेटेड एज अ SMA1 फ्रेगमेंट, जीन को SMA1 फ्रेगमेंट की फॉर्म में यहाँ पे आइसोलेट किया है एंड क्लोन एट अ SMA साइट, मतलब इस SMA साइट को इस SMA साइट की जगह पर यहाँ पे इस जीन को क्लोन किया, मतलब अब वेक्टर से SMA साइट हट जाएगी और इसके दोनों जगह यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब SMA साइट यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, अब यहाँ पे SMA साइट द जीन को अब ये जो जीन है, जीन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिंगल साइड प्रेजेंट है फॉर द इको R1 लोकेटेड 30 बेस पर, यहाँ पर कुछ इको R1 साइड प्रेजेंट है जो 30 बेस पर अवे प्रेजेंट है, ठीक है, 30 बेस पर डाउनस्ट्रीम में टू द स्टार्ट कोडोन, तो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन होगा, इससे यहाँ पर क्या 30 बेस पर अवे ये प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कुछ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी हुई है हमारा यहाँ पे ये, अब इसमें ये बताना है कि अगर ये जो रिसर्चर है अगर वो उसको यहाँ पर क्या करता है डबल डाइजेस्ट करता है यूजिंग हाइंड थर्ड एंड इको R1। अब देखो यहाँ पे किससे, हाइंड थर्ड यहाँ पे क्लीव करेगा, ठीक है, और किससे यहाँ पे इको R1 यहाँ पे क्लीवेज होगी, ठीक है, और एक यहाँ पे क्लीवेज होगी, 3 जगह पे क्लीवेज होगी। अगर इसका यहाँ पे पूरा DNA अगर रिकॉम्बिनेंट DNA भी बनाया जाए ना तो वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे हाइंड थर्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पर ये आ जाएगा SMA1, ठीक है, ये 500 का होगा, फिर यहाँ पे 30 बेस पर अवे, यहाँ पर अब आ जाएगी इको R1, ठीक है, फिर अब ये 600 बेस पर का बचा, अब ये 600 बेस पर, अब यहाँ पर ये आ जाएगा फिर से इको R1, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स ये बनेगा, ठीक है। अब ये जो रिसर्चर है, ये रिसर्चर क्या कर रहा है, ये रिसर्चर क्लीव कर रहा है बाय यूजिंग हाइंड थर्ड एंड इको R1, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इको R1 और यहाँ पे। अब देखो फ्रेगमेंट क्या बनेगा 500 प्लस 30 530, एक फ्रेगमेंट 600 का, और बाकी ये पूरी की पूरी हमें मिल जाएगी वेक्टर बैकबोन, ठीक है। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे है कि क्या बताना है, कौन सा यहाँ पर होगा, देखो 530 का बेस पेयर का 600 बैकबोन और प्लस में यहाँ पे 600 बेस पेयर का जीन और प्लस में यहाँ पे क्या मिल जाएगी वेक्टर बैकबोन। देखो सिंपल सा यही है, बस आपको इंसर्ट करना आना चाहिए कि कहाँ पर हमारा इंसर्ट वेक्टर में जाके ऐड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा 530 600 और साथ में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी वेक्टर बैकबोन, ठीक है। इजी था, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस यहाँ पर आता है।
सो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड हमारे दिसंबर एग्जाम के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 2 जुलाई, विच इज़ समाधान 1.0 बैच। तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस, एंड आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।